द हॉलोकॉस्ट, इंसानी इतिहास का सबसे काला दौर, 1933 से 1945 के बीच एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में नाजी रेजिम ने 6 मिलियन जूस का सिस्टमैटिक जेनोसाइड किया। एक ऐसा नरसंहार जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हिटलर और नाजी को इतनी नफरत क्यों थी? किस सोच ने इंसानियत को इस हद तक गिरा दिया? इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस अंधेरे इतिहास की तह में जाते हैं, जहां आइडियोलॉजी, डर और सत्ता की भूख ने मिलकर रचा एक ऐसा त्रासदीपूर्ण अध्याय जिसे आज भी याद करना जरूरी है। हम जानेंगे कि कैसे प्रोपेगेंडा, राजनीतिक अस्थिरता और सदियों पुरानी नफरत ने मिलकर एक पूरे समुदाय को मिटा देने की साजिश रची। होलोकॉस्ट को समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जो इस त्रासदी का केंद्र था। एडोल्फ हिटलर। ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इनमें जन्मा हिटलर एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा। उसके पिता अलोइस एक कस्टम्स ऑफिसर थे और मां क्लारा एक साधारण गृहिणी। पिता से उसके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और जब 1907 में उसकी मां की कैंसर से मृत्यु हुई तो वो टूट गया। आर्ट में करियर बनाने की चाहत में वह वियना की आर्ट एकेडमी में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन वो 2 बार रिजेक्ट हो गया। 1907 से 1913 तक वियना में उसने एक बोहेमियन लाइफ जी, छोटी छोटी पेंटिंग्स बेचकर गुजारा किया। यही वियना वह जगह थी जहां उसने पहली बार एंटीसेमिटिक विचारों से सामना किया। 1913 में वह म्यूनिख चला गया और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन आर्मी में शामिल हो गया। उसकी बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला। लेकिन 1918 में जब जर्मनी युद्ध हार गया तो वो अंदर से टूट गया। उसने माना कि यह हार एक स्टैब इन द बैक थी, यानी देश को यहूदियों और कम्युनिस्ट ने धोखा दिया। ये झूठी थ्योरी उसकी नफरत का आधार बनी। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। तख्ता पलट की नाकाम कोशिश में उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसने माइन कम्फ लिखा, एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसमें उसने अपने एंटीसेमिटिक विचार और भविष्य का सपना बताया। 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना और धीरे धीरे उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब वह था फ्यूरर, एक तानाशाह जिसने हॉलोकॉस्ट की नींव रखी। एंटीसेमिटिज्म यानी ज्यूज के खिलाफ नफरत एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसकी हिस्ट्री कई सेंचुरीज पुरानी है। कुछ हिस्टोरिकल क्लेम्स जैसे वेल पॉइजनिंग या रिचुअल मर्डर ट्रस्टेड प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड नहीं हैं और इन्हें स्कॉलर्स ने डिबंक कर दिया है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की लिमिटेशंस को समझते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक को क्रिटिकली देखें और वेरीफाइड एकेडमिक सोर्सेज कंसल्ट करें ताकि मिस इन्फॉर्मेशन से बचा जा सके। बैक टू द मेन कंटेंट। एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ हेट यूरोप में सेंचुरी से फैला हुआ था। एडोल्फ हिटलर के राइज से भी बहुत पहले से इस हेट्रेड की रूट्स प्रेजुडिस, स्केपगोटिंग और फॉल्स नैरेटिव्स में थी। मिडिल एजेस में जब भी कोई बड़ी क्राइसिस आई, जैसे 14वीं शताब्दी की ब्लैक डेथ या इकोनॉमिक हार्डशिप्स, तो अक्सर ज्यूज को ब्लेम किया गया। रूमर्स फैलाए गए कि उन्होंने वेल्स को पॉइजन किया है या क्रिश्चियन बच्चों को रिलीजियस रिचुअल्स में मार दिया। इन एक्यूजेशंस का कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं था, ना कोर्ट रिकॉर्ड्स, ना आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। लेकिन फिर भी ये मिथ्स ने पोग्रॉम्स यानी मैस वायलेंस को ट्रिगर किया। ज्यूज को गेटोस में आइसोलेट किया गया या फिर कुछ देशों से एग्जाइल कर दिया गया, जैसे 19वीं सदी में स्पेन से। 19वीं सदी में एंटीसेमिटिज्म का नेचर चेंज हुआ। अब यह सिर्फ रिलीजन पर बेस्ड नहीं था, बल्कि रेशियल थ्योरीज पर डिपेंड करने लगा। सूडो साइंटिफिक आइडियाज फैलने लगे जो ज्यूज को एक अलग रेस की तरह ट्रीट करते थे और कहते थे कि उनकी ट्रेड्स कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कन्वर्ट हो जाएं या असिमिलेट कर लें। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे रीजन्स में ये आइडियाज तेजी से पॉपुलर हुए, वहीं जहां हिटलर ने अपने विचारों को डेवलप किया। द ड्राइफुस अफेयर 1994 में फ्रांस में इस बात का एग्जाम्पल था कि एंटीसेमिटिज्म पूरे यूरोप में कितना डीप रूटेड हो चुका था। एक ज्यूविश आर्मी ऑफिसर एल्फ्रेड ड्राइफुस को फॉल्स चार्जेस में कन्विक्ट किया गया और पूरी कंट्री ने इसे एक बड़े राजनीतिक घोटाले की तरह देखा। 1939 में जब दूसरी विश्व युद्ध शुरू हुआ, तभी से ज्यूज के खिलाफ नाजी अत्याचार और भी ज्यादा भयानक हो गए। जो इलाके नाजी जर्मनी ने कब्जे में लिए, जैसे पोलैंड, वहां ज्यूज को जबरदस्ती गेटोस में डाल दिया गया। वॉरसॉ और लॉड्स जैसे गेटोस में लोग भूखमरी, बीमारियों और डर के साए में जीते थे।
1941 में जब नाजिस ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो चीजें और भी खतरनाक हो गईं। अब आइंसाट्सगरुppen यानी मोबाइल किलिंग स्क्वाड्स ने लाखों जूस को गोलियों से मारना शुरू कर दिया। जस्ट मैस शूटिंग्स, कोई मुकदमा नहीं, कोई इंसाफ नहीं। नाजिस ने अब एक फाइनल सॉल्यूशन का प्लान बनाया, यानी पूरे यूरोप के जूस को पूरी तरह से खत्म कर देना। उन्होंने एक्सटर्मिनेशन कैंप्स बनाए, जैसे चेल्मनो, बेल्जेक, सोबिबोर, ट्रेबलिंका और सबसे कुख्यात ऑशविट्स बिर्केनाउ। यहां लोग कैटल कार्स में लाए जाते थे, बिना खाना, बिना पानी। ट्रेन से उतरते ही उन्हें छांटा जाता था। कुछ को सीधे गैस चेंबर्स में भेजा जाता, जहां उन्हें जाइक्लोन बी गैस से मारा जाता। बाकी को फोर्स्ड लेबर के लिए जिंदा रखा जाता, बेहद बुरे हालात में, भूख और डर के साथ। सिर्फ ऑशविट्स बिर्केनाउ में ही 10 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए और पूरी एक्सटर्मिनेशन सिस्टम ने करीब 27 लाख जूस की जान ले ली। द टोटल नंबर ऑफ जूइश विक्टिम्स इज जनरली एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 6 मिलियन, यानी 60 लाख मासूम जिंदगियां, जिन्हें सिर्फ उनकी पहचान की वजह से मिटा दिया गया। यह सब सिर्फ एक डिक्टेटर के आदेश पर नहीं हुआ, यह एक पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड था। इसमें नाजी पार्टी, एसएस, गेस्टापो और कई लोकल कोलैबोरेटर्स शामिल थे। कई देश के पुलिस वालों और सिविलियंस ने डिपोर्टेशन में मदद की और कई ने जूस की बर्बादी से मुनाफा कमाया। द जूस वॉइस। मैं हूं उन 6 मिलियन जूस की आवाज, जिनकी जिंदगी नफरत में बर्बाद कर दी गई। दे यूज्ड टू कॉल मी मिरियम, डेविड, रेचल या फिर बस एक नंबर। मेरा नाम छीन लिया गया ताकि मेरी इंसानियत को मिटाया जा सके। 1930 में नफरत धीरे धीरे बढ़ रही थी और नाजी झर ने मुझे अलग बना दिया। उन्होंने मेरे कोट पर पीला स्टार सिल दिया, एक बैज ऑफ शेम। क्रिस्टल नख्ट की रात मेरी दुकान के शीशे तोड़े गए, मेरा सिनागॉग जलाया गया। फिर मुझे गेटोस में भेजा गया, वॉर्सॉ, लॉड्स, जहां हंगर और डर ने मुझे घेर लिया। वारसा के एक छोटे से कमरे में मैं अपनी बहन लिया के साथ रहती थी। ठंडी सांसें, आधी रोटी और थोड़ी सी उम्मीद, यही हमारी दुनिया थी। फिर आई ट्रेन, हमें ऑशविट्स ले जाया गया। वायु में डर था, लिया का हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था, लेकिन ऑशविट्स में हमें अलग कर दिया गया। भीड़ में उसकी शक्ल खो गई और वो चली गई उन चिमनियों की तरफ जो धुएं से भरी थीं। मुझे लेबर में भेजा गया, मेरा सिर मुंडा दिया गया, मेरी बांह पर A12 743 का टैटू बना दिया गया। ऑशविट्स में मैंने कोड़े खाए, मेरे जिस्म पर जख्म थे और मेरा दिल राख के आसमान के नीचे भारी हो गया था। भूख काटती थी, सर्दी जमा देती थी, लेकिन बैरक्स में हम प्रार्थना करते थे, चुपके से रोटी बांटते थे और हर सांस के साथ मौत को नकारते थे। 1943 में वॉर्सॉ गेटो में मैंने पत्थरों से लड़ाई की, एक रेजिस्टेंस की छोटी सी फ्लेम बनकर। सोबिबोर में मैंने सपने देखे, बार्ब्ड वायर के पार आजादी के। 1945 में जब कैंप्स खुले, मैं बाहर निकली, हिलते हुए, अपने परिवार की यादें और घर की राख लेकर। लिया अब नहीं रही, लेकिन मैं बच गई ताकि मैं उसकी कहानी बता सकूं। मैं यहूदी समुदाय, घायल लेकिन जीवित। नेवर फॉरगेट। नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते, इंसान बताते हैं। जैसे एनी फ्रैंक, एक जूज लड़की जो एम्स्टर्डम में रहती थी जब नाजीज ने वहां कब्जा कर लिया। 1942 में उसका परिवार एक सीक्रेट एनेक्स में छुप गया। 2 सालों तक एनी अपने डर, अपने सपनों और अपनी उम्मीदों को अपनी डायरी में लिखती रही। उसने लिखा, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई स्टिल बिलीव दैट पीपल आर रियली गुड एट हार्ट। 1944 में उन्हें बिट्रे कर दिया गया, गिरफ्तार हुए और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिए गए। एन की मौत 1945 में बर्गन बेल्सन कैंप में हुई, सिर्फ कुछ हफ्तों पहले जब कैंप को लिबरेट किया गया। उसके पापा ऑटो फ्रैंक अकेले सर्वाइवर थे। उन्होंने एन की डायरी को पब्लिश किया और वो दुनिया भर में मिलियंस को छू चुकी है। फिर है एली वीजल, एक टीनेजर रोमानिया से। उसे और उसके परिवार को डिपोर्ट किया गया ऑशविट्स डेथ कैंप में। एली बच गया, लेकिन उसके माँ, पापा और बहन वहीं मारे गए। अपनी किताब नाइट में वो बताता है वो डरावनी रातें जहां छोटे बच्चों को आग में फेंकते देखा। वो लिखता है अपने फेथ के टूटने के बारे में और उस अंधेरे के बारे में जो उसे घेर रहा था। वॉर के बाद एली वीजल बना एक एक्टिविस्ट
और उसे नोबेल पीस प्राइज मिला। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं, हर विक्टिम सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं था, वो एक जिंदा इंसान था। उनके पास भी ड्रीम्स थे, परिवार था और एक आवाज थी जो आज हम तक पहुंच रही है। ऑस्कर शिंडलर एक जर्मन बिजनेसमैन, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर 1200 से ज्यादा यहूदियों को बचाया। उसने उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम पर रखा और नाजिस को ब्रीबी किया ताकि उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचाया जा सके। उसकी कहानी इमॉर्टल हो गई स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म शिंडलर्स लिस्ट में। ऐसे ही और भी लोग थे जिन्हें आज हम राइचियस जेंटाइल्स कहते हैं, नॉन जूइश लोग जिन्होंने यहूदियों को छुपाया, उन्हें भागने में मदद की। इनकी बहादुरी अंधेरे में एक रोशनी की तरह चमकी। ये वो लोग थे जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। 1945 में जब एलाइज ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को आजाद किया तो उन्हें ऐसे सर्वाइवर्स मिले जो जिंदा तो थे लेकिन बस सांसें भर रहे थे। चारों तरफ था अनइमेजिनेबल क्रूअल्टी का सबूत। इसके बाद हुए न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, जहां नाजी लीडर्स को उनके क्राइम्स के लिए सजा दी गई। ये ट्रायल्स बने एक नए लीगल प्रीसेडेंट की शुरुआत। सब्सिडर्स की जर्नी यहीं नहीं रुकी। कई के पास घर नहीं था, परिवार नहीं था। लगभग 2,50,000 यहूदी पहुंचे डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कैंप्स में। 1939 में जब इजराइल की स्थापना हुई, 1,70,000 से ज्यादा लोग वहां बस गए। बाकी लोग अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों की ओर गए, जहां उनकी मदद की ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अमेरिकन जूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी ने। द हॉलोकॉस्ट ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसी त्रासदी के बाद बना 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ताकि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। आज भी याद वशेम और यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम जैसे इंस्टीट्यूशंस हमें ये याद दिलाते हैं कि ये इतिहास दोहराया ना जाए। तो आखिर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा? ये सिर्फ उसकी नफरत नहीं थी, ये सदियों से चली आ रही एंटीसेमिटिज्म, उसकी ट्विस्टेड सोच और नाजी आइडियोलॉजी का खतरनाक मिलाजुला था। उसने जूस को एक झूठे दुश्मन के तौर पर पेश किया, जैसे स्टैब इन द बैक मिथ, जिससे वो जर्मन जनता को एकजुट कर सके। लेकिन ये सब सिर्फ पास्ट नहीं है, आज भी दुनिया में एंटीसेमिटिज्म और हेट क्राइम्स होते हैं। द हॉलोकॉस्ट हमें यह सिखाता है कि अगर हम नफरत को नजरअंदाज करें तो हालात कितने जल्दी बिगड़ सकते हैं। ये जानना ही काफी नहीं, हमें एक्ट करना होगा। जब नफरत दिखे तो बोलो, डाइवर्सिटी को अपनाओ और दूसरों को एजुकेट करो। किसी मेमोरियल पर जाना या किसी सर्वाइवर की कहानी पढ़ना, ये सब 6 मिलियन खोई हुई जिंदगियों को एक ट्रिब्यूट है और एक मैसेज। देखने के लिए धन्यवाद। ये कहानी कठिन थी, लेकिन उम्मीद है इसने आपको कुछ नया सिखाया। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां फिर कभी ऐसा ना हो। सी यू नेक्स्ट टाइम।